ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांता गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था पतंजलि योग सूत्र के समाधि पाद यानी पहले अध्याय के 41st सूत्र को। तो आज हम डिस्कस करेंगे 42 ऑनवर्ड्स। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि जो संप्रज्ञात समाधि है उसके यहाँ पे 4 प्रकार या 4 रूप बताए गए हैं। सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ संप्रज्ञात समाधि या समापत्ति भी बोलते हैं उसको। तो समापत्ति के बारे में जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो एक बडिंग स्टेज है संप्रज्ञात समाधि का। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वो बडिंग स्टेज से हम कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं अपनी साधना में। सो आगे बढ़ने से पहले हम करते हैं प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तो आज हम डिस्कस करेंगे वो 4 तरह की समाधियां क्या है, संप्रज्ञात समाधि के 4 अलग अलग भाग क्या है। तो ये 4 भाग जो है वो ग्रेडेशन के हिसाब से है, सबसे लोएस्ट से सबसे हाईएस्ट। सो समापत्ति जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था दैट वाज अ बडिंग स्टेज और स्टार्टिंग स्टेज है संप्रज्ञात समाधि का। तो अब संप्रज्ञात समाधि को हम 4 भाग में डिवाइड करते हैं और वो 4 भाग कुछ इस तरह से हैं। पहला है सवितर्क, दूसरा है निर्वितर्क, तीसरा है सविचार और चौथा है निर्विचार। अब ये चारों में जो भेद है वो ये है, जो सवितर्क और निर्वितर्क है वो स्थूल विषय यानी जो ध्येय वस्तु है वो स्थूल विषय होता है उनका, और सविचार और निर्विचार का ध्येय वस्तु जो है वो सूक्ष्म विषय होता है। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में सूत्र 42 टू 45 तक। सूत्र 42। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्ण सवितर्क समापत्तिः। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्ण सवितर्क समापत्तिः। तो सबसे पहले हम इसके वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं, उसके बाद उसे हम एक्सप्लेन करेंगे। तत्र, तत्र वहां देर इन समापत्ति जो हमने पिछले सूत्र में डिस्कस किया, तो उसका कनेक्शन में है ये तत्र। शब्द अर्थ ज्ञान, शब्द यानी वर्ड, अर्थ यानी उसका मीनिंग, उसका अर्थ, और ज्ञानम उस शब्दार्थ से आपके माइंड में क्या इमेज डेवलप होती है या आप उसे क्या समझते हो। सो आपने पहले कभी सुना होगा, देखा होगा, तो आपको क्या ज्ञात होता है शब्द और अर्थ से। तो तीसरा है ज्ञान। विकल्प ही, इन तीनों भेदों से, विकल्प ऑप्शन भी होते हैं लेकिन ऑप्शन तभी होंगे जब उनमें भेद होगा। अगर 2 चीजें आइडेंटिकल है, एक जैसी है, तो कोई भेद नहीं, उसमें विकल्प नहीं हो सकता। विकल्प तब है जब उसमें जातितः या गुणतः कोई भेद होता है। तो तीनों भेदों से, कौन से 3 भेद है? शब्द अर्थ ज्ञान। संकीर्ण यानी उनसे मिली हुई है, मिक्स्ड है, आपस में मिल गए हैं, वो तीनों एक हो गए हैं, मिल गए हैं और मिलकर एक इमेज क्रिएट करते हैं हमारे चित्त में। इसको हम कहते हैं सवितर्क समापत्ति ही। तो चलिए अब हम सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। तत्र, तत्र देरिन इन समापत्ति, जो हमने 41st सूत्र में डिस्कस किया था समापत्ति के बारे में, तो उसी सब्जेक्ट मैटर को आगे बढ़ाते हुए, तो ये संप्रज्ञात समाधि बोलिए या समापत्ति बोलिए, जो पिछली बार हमने देखा था वो एक स्टार्टिंग बडिंग स्टेज था। वहां से अब ये जो स्टेज आया
ये पहला स्टेज समझ लीजिए। यहां शब्द अर्थ ज्ञान, कोई एक वर्ड है, उसका एक अर्थ है, और उस अर्थ और शब्द से आपको कुछ ज्ञात होता है। जैसे अगर मैं ये कहूं पॉट, पॉट एक शब्द है, तो आप उसका अर्थ समझते हो कि पॉट यानी प्लेट नहीं होता, पॉट यानी कटोरी नहीं होती है, पॉट यानी कोई चम्मच भी नहीं होता है, पॉट यानी पॉट होता है। ये आप सब समझते हैं, उसका अर्थ समझते हैं, जिसमें हम पानी भर सकते हैं। अब अगर आपने पहले कभी पॉट देखा होगा, सुना होगा या समझा होगा, तो आपके दिमाग में एक वृत्ति पैदा होती है वहां पर, या आपकी स्मृति से, मेमोरी से वो वृत्ति बाहर आती है। जैसे पॉट ऐसा दिखता होगा, कुछ इस तरह के आकार का होगा, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, वो है पॉट। तो यह है शब्द, उसका एक अर्थ है कि पॉट में हम पानी भर सकते हैं वगैरह, और ये नॉलेज है, पूरा नॉलेज कि पॉट में हम पानी भर सकते हैं, उसका ये आकार है, उसका ये रंग रूप होता है। हम यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं क्ले पॉट का। सो एक है पॉट, उसके ऊपर है क्ले पॉट। तो अगर क्ले पॉट है तो उसका ये रंग ऐसा होगा, ये गिरने से टूट जाएगा, इसमें हम पानी भरेंगे तो ठंडा रहता है थोड़ा सा। तो ये सारी बातें ये आपको ज्ञात हो जाती है उस शब्द से, उसके अर्थ से, और ये जो आपकी मेमोरी में ऑलरेडी स्टोर्ड है पॉट के बारे में, जो भी एक डेटा बैंक है आपके दिमाग में, वो सब यहां पर इकट्ठा हो जाता है। तो जब ये तीनों चीजें मिलती है, शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये तीनों चीजें जब आपके मिलती है यहाँ पे, विकल्प ही एक इमेजिनरी कॉग्निशन आपके दिमाग में तैयार हो जाता है कि पॉट कैसा होगा, क्या होगा। और विकल्प के बारे में सूत्र 1.9 यानी पहले पाद के 9वें सूत्र में हमने बताया था कि विकल्प क्या है। संकीर्ण, जब ये मिक्स हो जाते, विकल्प ही मिक्स्ड, संकीर्ण, इसको हम कहते हैं सवितर्क समापत्ति ही। अब जैसे ये जो शब्द है, शब्द जैसे गगबुगाए भी एक शब्द है, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं है, जस्ट अ वर्ड, बट इट हैज नो मीनिंग। इसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई ज्ञान नहीं है। अगर मैं चाइनीज भाषा में कुछ कहूं, ठीक है, उसका कोई मीनिंग नहीं है आपके लिए। उसका अर्थ होगा, मीनिंग होगा, उसकी एक इमेज भी होगी, लेकिन आपके लिए वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये शब्द आपने कभी पहले सुना नहीं है। और कोई ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, उसकी हम यहां पर बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं जिसका एक शब्द है, उसका एक अर्थ है, और उसका एक स्वरूप है जो आपके सामने आता है, उससे जुड़ी हुई बातें वो आपके सामने आती है। तो यहां पर जो मूल रूप से बात हो रही है, ये ग्रॉस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रही है। यानी जो ऑब्जेक्ट है, जैसे ये पॉट है, गुलाब का फूल है, तो ये ग्रॉस मैटर है, या ग्रॉस ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ। तो उसमें ये तीन बातें जब मिल जाती है और एक वृत्ति आपके अंदर, आपके दिमाग में जब डेवलप होती है, उसे हम कहते हैं सवितर्का समापत्ति ही। तो सवितर्का जो है, वास्तव में सवितर्क है, लेकिन सवितर्का इज अ फेमिनाइन वर्ड फॉर समाधि, क्योंकि समाधि फेमिनाइन है, इसलिए सवितर्का फेमिनाइन है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट सूत्र पे। स्मृति परिशुद्धौ, स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य इव, स्वरूप शून्य इव अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का, अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का। पूरा सूत्र एक साथ। स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य इव अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का। अब हम इसके वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। स्मृति परिशुद्धौ, स्मृति के पूर्णतया शुद्ध हो जाने पर, स्मृति यानी मेमोरी, मेमोरी पूरी तरह से क्लीन हो जाती है, साफ हो जाती है वो। अब वो कैसे होती है, दैट वी विल डिस्कस इन द एक्सप्लेनेशन पार्ट।
स्वरूप शून्य इव, अपने ग्रहण रूप से शून्य हो गई हो जैसे, इव यानी इस तरह से, एज दो, इस तरह से। जो हमने पास्ट में देखा सुना या उसके हिसाब से हमारे मेमोरी तैयार हो गई है, अब वो मेमोरी नहीं है यहां पर, उस मेमोरी से हम आगे बढ़ चुके हैं, ये यहां पे तात्पर्य है। सो एज दो जो मेमोरी के हिसाब से हमने अपने दिमाग में कल्पना कर ली कि पॉट कैसा होगा, पॉट कैसा होगा, ये हमारे नॉलेज के हिसाब से हम इसको कल्पना में ला रहे हैं कि पॉट कैसा होगा। तो यहाँ पे बुद्धि है जो पास्ट मेमोरी से पॉट कैसा होगा ये डेटा निकाल के ला रही है यहाँ पर, लेकिन एज दो वो स्मृति जो है अपने ग्रहण रूप से जिसने पॉट की एक इमेज को तैयार कर रखा है, उससे वो शून्य जैसी हो गई है, शून्य नहीं हो गई है, शून्य जैसी हो गई है, मगर वो एब्जॉर्ब हो चुकी है। अब अर्थ मात्र निर्भाषा, केवल अर्थ मात्र का भान कराने वाली यानी चित्त की वृत्त्यात्मक स्थिति जो है, अब जो पास्ट मेमोरी है उसको जो माइंड में रजिस्टर्ड था या बुद्धि ने उसको कलेक्ट किया वो डेटा को वहां से, तो वो उससे अभी फिलहाल फ्री है, लेकिन उसका जो अर्थ है उसके साथ उसका एब्जॉर्ब हो जाता है यहां पर। ऐसी समाधि को कहते हैं निर्वितर्क समाधि। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। स्मृति परिशुद्ध, स्मृति के पूर्णतया शुद्ध हो जाने पर, यानी जो हमने पास्ट में श्रवणम से या अनुमान से जो कुछ ज्ञान हासिल किया था, प्रत्यक्ष प्रमाण में एक प्रमाण भी है श्रवणम, श्रुत से सुनकर, तो सुनकर या अनुमान से जो हमें एक नॉलेज, हमारे अंदर नॉलेज की एक वृत्ति पैदा हो जाती है, वो या वो हमारी स्मृति में है, वो कल्पना हमारी स्मृति में है, और हम जैसे कोई कहे कि पॉट कैसा है तो हमारे दिमाग में एक इमेज तैयार हो जाती है बिकॉज ऑफ आवर पास्ट नॉलेज। और वो पास्ट नॉलेज का सोर्स क्या है, या तो श्रवणम से, अनुमान से, या दूसरे जो प्रमाण है उनसे जो हमने हासिल किया वो। स्मृति परिशुद्ध, वह स्मृति शुद्ध होने पर, यानी जो पहले बताई गई है शब्द के रूप में एक कल्पना हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में जो डेवलप हो चुकी है, या जो पहले सूत्र में बताया था सवितर्क में, वैसी प्रैक्टिस करने से हमारे माइंड में एक इमेज तैयार हो गई है। अब वो जो इमेज है अभी भी उसमें भेद है, हमारा एब्जॉर्प्शन उसमें पूरा नहीं है। हमारे पास नॉलेज है पॉट क्या है, पॉट कैसा दिखता है, पॉट के गुण धर्म क्या है वगैरह, लेकिन अब क्या हो गया है कि वो जो वृत्तियां हैं, वो जो इमेजेस हैं, वो जो मेमोरी है वो हट गई है। अब हमारे सामने प्रत्यक्ष पॉट के साथ में हमारा तादात्म्यम हो रहा है, यानी जो पहले एक नॉलेज के रूप में था, अब उस नॉलेज को हम बहुत अपना सा बना रहे हैं, या हमारा अपना जैसा हो गया, या हमने उसे अपना लिया है। ये बिल्कुल वैसा है तादात्म्य, यानी जैसे एक बच्चा है वो कार्टून नेटवर्क देख रहा है, जैसे जैसे वो कार्टून नेटवर्क देख रहा है वो उसमें पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो रहा है, वो देख रहा है लेकिन वो पूरी तरह से इतना एब्जॉर्ब हो गया है कि आप उसे आवाज दो कि बेटा दूध पी ले, खेलने जाना है, उसके दोस्त उसको बुला रहे, मगर उस कार्टून नेटवर्क को देखने में इतना बिजी हो गया या इतना इनग्रॉस्ड हो गया है कि उसे बाकी कुछ भान नहीं रहता। बट ये समाधि की स्थिति नहीं है। समाधि जहां पे आप कॉन्शियसली अपने आप को समाहित करना चाहते हैं, जहां पे कॉन्शियसली आप अपनी साधना के रूप में वो
करते हैं, यहां पर उसका माइंड है जो उसको खींच के ले जा रहा है। समाधि में ऐसा नहीं है। समाधि में हम माइंड को इतना एकाग्र करते हैं कि वो उसमें समाहित हो जाता है। हाँ, सीन कुछ ऐसा ही है कि जो बच्चा कार्टून नेटवर्क में इतना एब्जॉर्ब हो गया है, वो देख रहा है कार्टून नेटवर्क, एंजॉय कर रहा है वैसा, लेकिन वहां पर वो कॉन्शियसली अपनी साधना के लिए नहीं कर रहा है, वो अपने इंद्रियों में खो गया है। लेकिन यही जब आप साधना के रूप में करते हो और आप उसमें लिप्त हो जाते हो, पूरी तरह से इनग्रॉस हो जाते हो, तो वो जो स्थिति है वो है निर्वितर्क समापत्ति ही। तो जहां पे स्मृति रूप जो है वो निकल गया, लेकिन पदार्थ रूप रह जाता है। जो ऑब्जेक्ट का फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, वो उसके साथ एक वननेस जैसा भाव हो जाता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सूत्र। एतयैव सविचारा निर्विचारा च, एतयैव सविचारा निर्विचारा च, सूक्ष्म विषया व्याख्यात, सूक्ष्म विषया व्याख्याता। टुगेदर द होल सूत्र। एतयैव सविचारा निर्विचारा च, सूक्ष्म विषया व्याख्याता। अब हम एक एक करके उसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। एतया एव, इससे ही, सविचारा सविचार समापत्ति और निर्विचारा निर्विचार समापत्ति, सूक्ष्म विषय, सूक्ष्म विषय ध्येय वाली, यानी जो ध्येय का जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन है, वो सूक्ष्म विषय है। जो सविकल्प निर्विकल्प था, उसमें ध्येय वस्तु क्या थी? आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। यहां पर ध्येय वस्तु क्या है? सूक्ष्म विषय है। फिर भी अब मैं आपको बता देता हूं, जो सविकल्प और निर्विकल्प में हमने देखा था, उसमें ध्येय वस्तु जो है वो ग्रॉस ऑब्जेक्ट था, और यहां पे है सूक्ष्म विषय, सटल ऑब्जेक्ट है। ये दोनों में फर्क है, जो हमने इंट्रोडक्शन में बताया था, अभी शुरुआत में। व्याख्याता, व्याख्यान की हुई, कही गई है, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो चलिए अब इसके भावार्थ को समझते हैं। तो जिस तरह से 42 और 43 सूत्र में हमने देखा सवितर्क और निर्वितर्क, ठीक उसी तरह से सविचार और निर्विचार, ये दो और समाधि है। सवितर्क पहले स्टेज पे, दूसरे स्टेज पे निर्वितर्क है, तीसरे स्टेज पे सविचार है, चौथे स्टेज पे निर्विचार है। तो जो अंडरस्टैंडिंग हमारी सवितर्का वर्सेस निर्वितर्का है, वही अंडरस्टैंडिंग हमारी सविचार वर्सेस निर्विचार है। अब बात यह है कि सवितर्क में ग्रॉस ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा ध्येय वस्तु है, और सविचार में सटल वस्तु जो है, सटल ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा ध्येय वस्तु है। सो बेसिक डिफरेंस अगर आप देखें तो सविकल्प निर्विकल्प वर्सेस सविचार निर्विचार में, एक में ग्रॉस ऑब्जेक्ट है, दूसरे में सटल ऑब्जेक्ट है। ग्रॉस यानी स्थूल विषय है मेडिटेशन का, और यहां पे सूक्ष्म विषय है मेडिटेशन का। अब सूक्ष्म क्या है वो हम थोड़ा समझते हैं। यहां जैसे एक गुलाब का फूल है। अब वैलेंटाइंस डे होता है, तो उसमें गुलाब का फूल कोई दे सकता है आपको, या आप किसी को दे सकते हैं। तो जब आप किसी को गुलाब का फूल देते हैं, तो उसका एक रंग है, गुलाबी लाल जो भी रंग है वो एक रंग है, उसकी एक सुगंध है, उसका एक शेप है। ये तो हो गया ग्रॉस एस्पेक्ट। फिर उसकी है फ्रेग्रेंस, ये भी ग्रॉस एस्पेक्ट में आ गया, क्योंकि ये पांचों इंद्रियों से आप हासिल कर रहे हैं। लेकिन जब आप किसी को गुलाब देते हैं, तो उसके पीछे एक भाव है। किस रंग का गुलाब आप किसको देते हो, उसके हिसाब से उसका वो भाव होता है।
अब इन जनरल कोई भी गुलाब है, लेकिन एक भाव तो कॉमन है सबके पीछे कि आपका प्रेम का भाव जो है, एक सच्चे प्रेम का भाव जो है, वो आप गुलाब के माध्यम से सामने वाले को दे रहे हैं। अगर सामने वाला उस भाव को समझ ही ना सके, वो ये देखता है अच्छा ये गुलाब है, लाल है, अच्छा है, सुगंधित है, बहुत अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है, सो वो व्यक्ति केवल उसके ग्रॉस एस्पेक्ट को ही देख रहा है। गुलाब के साथ में जुड़ी हुई आपकी भावनाओं को, सेंटिमेंट्स को वो नहीं देख पा रहा। तो वो व्यक्ति अभी भी सविकल्प निर्विकल्प तक अटका हुआ है, वो सविचार पे नहीं आया। लेकिन जब आप आइडेंटिफाई करते हैं गुलाब के माध्यम से, गुलाब तो केवल एक माध्यम है, लेकिन उसके माध्यम से उसमें जो प्रेम है आप उसको देखते हैं, तो सविचार निर्विचार। तो उस गुलाब में जो उसका रंग रूप सुगंध है वो तो ग्रॉस एस्पेक्ट है, लेकिन उस गुलाब के साथ में जो प्रेम का भाव है वो सटलर एस्पेक्ट है। तो ये बेसिक डिफरेंस है ग्रॉस में और सटल में। ग्रॉस जो है वो आपको साक्षात रूप से दिखाई पड़ता है, वो उसको सटल कंट्रोल कर सकता है, और सटल जो है ग्रॉस से ज्यादा परवेसिव भी होता है। गुलाब का फूल आपने आज दिया, कल तक मुरझा जाएगा, लेकिन वो जो भाव आपने दिया वो फिर भी रहता है। तो इस तरह से जो सूक्ष्म भाव है वो ज्यादा परवेसिव है एज कंपेयर टू ग्रॉस रोज से। तो यहां पर जो हमारी सेंसेस है, इंद्रियां हैं, वो ग्रॉस है, और जो हमारा मन है, हृदय है, माइंड है, वो सटलर है इस एग्जाम्पल में। अब कुछ लोग ये मानते हैं, कुछ भाष्यकार इस तरह से मानते हैं कि ये जो सविचार निर्विचार है, कुछ लोगों का कहना है कि ये सटल ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप मेडिटेट करते हो तो। दूसरे कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो मेडिटेटर है, ध्याता जो है, उसके जो विचार जो हैं वो अगर सूक्ष्म है या वो ग्रॉस है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि वो अगर सूक्ष्म है तो सविचार है, अगर ग्रॉस है तो सविकल्प या निर्विकल्प है। अब एक बात सोचने की ये है कि कोई भी सूक्ष्म विषय है, सूक्ष्म बात है, उसको जानने के लिए आपको चाहिए सूक्ष्म इक्विपमेंट्स। जैसे गुलाब को देखने के लिए चाहिए आपको आंखें, उसको सूंघने के लिए चाहिए आपकी नाक, लेकिन उसके भाव को समझने के लिए चाहिए आपकी भावना। आप अपनी भावनाओं से, जो आपके मन में है, यानी आप अपने मन से सामने वाले की भावनाओं को देख सकते, समझ सकते हैं। तो यहां पर अगर हम भावनाओं के साथ आइडेंटिफाई करते हैं तो हमने सूक्ष्म विषय के साथ आइडेंटिफाई किया है। अगर हम ग्रॉस गुलाब के ऊपर ही या इस पॉट के ऊपर ही हमने ध्यान केंद्रित किया है तो वो ग्रॉस है, वो सूक्ष्म नहीं है। तो सूक्ष्म विषय के साथ आइडेंटिफाई करने के लिए भी आपको सूक्ष्म इक्विपमेंट चाहिए। तो ये कह देना कि इंसान के विचारों से वो सूक्ष्म या ग्रॉस होता है, ना कि वस्तुओं के हिसाब से, या वस्तुओं के हिसाब से वो सूक्ष्म और ग्रॉस होता है, न कि विचारों से। दोनों का मिलना जरूरी होता है, दोनों का आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी होता है, क्योंकि सूक्ष्म विषय को आइडेंटिफाई करने के लिए सूक्ष्म उपकरण मन की जरूरत होती है। उसी तरह से जो कोई आइडियाज हैं, कोई इंटेलेक्चुअल आइडियाज है, उसको समझने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है, लेकिन ये जो पॉट है उसको देखने के लिए इंद्रियों की जरूरत होती है, जो ग्रॉस है। सो इंद्रियां आर द ग्रॉसर, माइंड इज द सटलर। तो अब यहां पर एक और प्रश्न आता है, सटलिटी यानी क्या, सूक्ष्मता कहां तक है, क्या है,
कितनी है, किस लेवल पे अलग अलग है सूक्ष्मता, तो वो हम बताते हैं अगले सूत्र में। सूत्र 45, सूक्ष्म विषयत्वम्, सूक्ष्म विषयत्वम् चालिंग पर्यवसानम, चालिंग पर्यवसानम च अलिंग पर्यवसानम, इस तरह से सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम। सो इसके वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। सूक्ष्म विषयत्वम च, और विषयों का सूक्ष्मत्वम कहां तक है, अलिंग पर्यवसानम, अलिंग यानी अव्यक्त रूप से, वो चाहे प्रकृति हो सकता है, पुरुष हो सकता है, वहां तक है। तो इस पर हम डिस्कस करेंगे कि वो प्रकृति है या पुरुष है। तो चलिए अब हम सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। सूक्ष्म विषयत्वम च, और विषयों का जो सूक्ष्मत्वम है, अलिंग पर्यवसानम, अव्यक्त प्रकृति या पुरुष जो परमात्मा है वहां तक है। इन शॉर्ट, ये प्रकृति और पुरुष दोनों भी अव्यक्त रूप से हैं। अब यहां पे सबसे पहले हम हमारे रोजमर्रा के अनुभव से समझ लेते हैं सूक्ष्मतम क्या है। अगर आप 5 एलिमेंट्स को देखते हैं, 5 तत्वों को देखते हैं, तो ये 5 तत्व है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अब पृथ्वी तत्व का जो विषय है, सूक्ष्म विषय है, वो है गंध। जल का सूक्ष्म विषय है रस। अग्नि का सूक्ष्म विषय है रूप। वायु का सूक्ष्म विषय है स्पर्श। आकाश का सूक्ष्म विषय है शब्द। सो पृथ्वी तत्व की वजह से आपको गंध का एहसास होता है। जल तत्व की वजह से आपको रस का, यानी आपको स्वाद अगर आता है मुंह में, तो बिकॉज ऑफ द जल तत्व। इसीलिए होता है ना, कोई स्वादिष्ट खाना आप देख लो, सुन लो, तो मुंह में पानी भर आता है स्वाद लेने के लिए। अग्नि तत्व जो है लाइट, लाइट में ही आप किसी का चेहरा देख सकते हो, रूप रंग आप देख सकते हो। तो रूप जो है वो विषय है अग्नि तत्व का। और वायु है तो उसकी वजह से आपको स्पर्श का भान होता है। ठंडी है तो स्किन में भान होता है, गर्मी है तो स्किन जलने लगती है अलग तरह से। तो ये स्किन के ऊपर आपको भान होता है स्पर्श का, वो वायु की वजह से है। और आकाश तत्व का जो सूक्ष्म विषय है वो है शब्द या साउंड। तो साउंड ट्रेवल्स ओनली इन स्पेस। तो अगर आप देखो पृथ्वी से लेकर आकाश पर्यंत तक, यहां पर ग्रॉस से सटल एलिमेंट तक हम देखे हैं ये, ठीक है। तो पृथ्वी जो है वो ग्रॉसेस्ट है इन 5 एलिमेंट्स में, और सबसे सटलेस्ट एलिमेंट जो है वो आकाश तत्व है। इनफैक्ट जब क्रिएशन हुआ था तब सबसे पहले आकाश आया, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी। और इसीलिए आकाश जब आया तो उसमें केवल आकाश तत्व है। वायु जब आया तो उसमें आकाश और वायु 2 तत्व है। अग्नि जब आई तो अग्नि, वायु, आकाश ये तीनों हैं। और जल में जल के साथ बाकी के 3 हैं। और पृथ्वी में 5 तत्व हैं। अब यहां पर ये तो हुई एलिमेंट्स की बातें, लेकिन इन एलिमेंट्स को हम देख सकते हैं, जो ग्रॉस एलिमेंट्स है उनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं वगैरह। तो हम अपनी इंद्रियों से इनको संपर्क कर सकते हैं, लेकिन इनके पीछे है अव्यक्त। लेकिन इन सबसे सूक्ष्म है अव्यक्त। अव्यक्त प्रकृति अपने बीज रूप में जब है तो वो अव्यक्त रूप है। जैसे कोई भी पेड़ है, आम का पेड़ अगर आप देखते हो तो आपको पता है कि आम का पेड़ है, आम के पत्ते, उसकी टहनियां, उसका पेड़ इस तरह से होता है, उसके फल इस तरह से होते हैं। ये मैनिफेस्टेड पेड़ है पूरी तरह से। लेकिन वो पेड़ आने के पहले अव्यक्त रूप से बीज रूप में था। तब आपको नहीं पता कि उसके अंदर कैसा पेड़ है, कैसा होगा, कहां जाएगा, ये आपको नहीं पता। तो वो जो अव्यक्त बीज रूप है वो है यहां पर प्रकृति। तो इन 5 एलिमेंट्स का जो बीज रूप है वो है प्रकृति।
अब कुछ लोग ये कहते हैं कि प्रकृति ही सूक्ष्मतम है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रकृति से भी ज्यादा सूक्ष्म है पुरुष, परमात्मा। पुरुष सूक्ष्मतरम है और प्रकृति से भी ज्यादा सूक्ष्मतर है पुरुषा। अब वो ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रकृति का उपादान कारणम जो है वो पुरुषा ही है, और उस नाते पुरुषा प्रकृति से ज्यादा व्यापक है। इनफैक्ट अद्वैत वेदांता के अनुसार पुरुष के बिना प्रकृति का अपना कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो पुरुष प्रकृति से भी परे है। अद्वैत वेदांत के अनुसार प्रकृति पुरुष के ऊपर डिपेंडेंट है, उपादान कारण प्रकृति का जो है वो पुरुषा ही है। उपादान कारणम यानी मटेरियल कॉज। जैसे ये पॉट कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट क्ले, बिना क्ले के पॉट एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये जो क्ले है ये पॉट का उपादान कारणम है। उसी तरह से प्रकृति का उपादान कारणम पुरुष है। और इसलिए कठोपनिषद में बताया है, छठी वल्ली में मंत्र 7th और 8th में, सूक्ष्मतम क्या है? इंद्रियां सूक्ष्म है, इंद्रियों से सूक्ष्म है मन, मन से सूक्ष्म है बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म है प्रकृति, प्रकृति से सूक्ष्म है पुरुषा। और 15th चैप्टर भगवत गीता में बताया, क्षर अक्षर उत्तम पुरुष। क्षर ग्रॉसेस्ट है, उससे सटल है अक्षर, जो अव्यक्त रूप से अनमैनिफेस्ट फॉर्म में है, लेकिन उससे भी परे है उत्तम पुरुष, जो क्षर अक्षर दोनों से परे है। सो वहां पर उत्तम पुरुषा कहा गया, इस इट ओनली मीन्स पुरुषा ओनली, सो उत्तम पुरुषा इन दैट सेंस। सो वास्तव में देखा जाए तो पुरुष जो है वो सटलेस्ट है, लेकिन हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं संप्रज्ञात समाधि में, तो यहां का जो विषय है वो पुरुष तक नहीं जाता। नो डाउट पुरुषा इज द सटलेस्ट, लेकिन अगर हम संप्रज्ञात समाधि के बारे में बात करते हैं तो यहां पे हम लेते हैं प्रकृति एज अ ध्येय वस्तु विच इज द सटलेस्ट। जो सबसे सूक्ष्म तरम है वो है प्रकृति। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट प्रकृति को हम सूक्ष्म मानते हैं, मगर नो डाउट पुरुषा प्रकृति से भी सूक्ष्म है। मगर जब हमें मेडिटेट करना होता है, संप्रज्ञात समाधि तक है, तो लेट अस टेक प्रकृति इन दिस कॉन्टेक्स्ट एज अ सूक्ष्म तरम। अब ये सारी जो समाधियों के बारे में हमने आज बताया, सविकल्प, निर्विकल्प, सविचार, निर्विचार, ये संप्रज्ञात समाधियों के 4 प्रकार जो हमने आज बताए, ये सब सबीज समाधि है। हमें जाना है निर्बीज समाधि तक। दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट सेशन। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर कोई बात आपको ना समझ में आए तो भी आप उसको पूछ सकते हैं, और अगर आपके कोई सजेशंस और हैं तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और ये सब्जेक्ट मैटर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। और अगर अब तक हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले हैं। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत।